एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज़ में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पावर्टी। और इससे ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन इससे 2-3 क्वेश्चन जो पूछा गया है इसकी कमेटी से रिलेटेड उसको हम डिटेल में करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताऊँगी। ये वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि पावर्टी से रिलेटेड जो कमेटीज़ बनी थी, जैसे कि लकड़वाला कमेटी, रंगराजन कमेटी और भी जो कमेटी बनी थी उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पावर्टी कहते किसे हैं। यहाँ पे हम पावर्टी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन पावर्टी पॉलिटिकल भी होती है और सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी हम पावर्टी को देखते हैं। अगर पॉलिटिकल पावर्टी की बात करें तो जहाँ पर आपको वोटिंग के राइट्स नहीं हैं, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकली गरीब हैं। सोसाइटी की बात करें, अगर सामाजिक लेवल पे बात करें, तो अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो आपको गरीब कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना है कि पावर्टी यानी गरीबी इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से क्या होती है। तो डेफिनेशन है यहाँ पर, इन इकोनॉमिक्स पावर्टी इज ए स्टेट और कंडीशन in which a person or community lacks the financial resources and essential for a minimum standard of living। गरीबी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है और वो अपना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है उसको भी नहीं जी पाते, तो उनको हम कहते हैं कि ये गरीब हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे पावर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा क्या होती है। पावर्टी लाइन का मतलब होता है ना कि एक बेस सेट कर दिया जाता है जिसको कि हम पावर्टी लाइन बोलते हैं। अगर इससे ऊपर कोई है तो उसको हम कहेंगे ये अबव पावर्टी लाइन है, अगर इसके नीचे कोई है तो उसको हम कहेंगे ये बिलो पावर्टी लाइन है, यानी उसको हम बोलेंगे बीपीएल। तो यही होता है पावर्टी लाइन कि एक बेस जो है सेट कर दिया जाता है और वहाँ से देखा जाता है कि कौन इसके ऊपर है कौन इसके नीचे है। वहाँ से हमें पता चलता है कि बीपीएल कितने लोग हैं हमारी कंट्री में। अगर हम इंडिया में बात करें कि पावर्टी की एस्टिमेशन करता कौन है, तो इसको करता है नीति आयोग और इसका डाटा जो इकट्ठा करता है वो है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड लेवल पर कौन बताता है कि पावर्टी लाइन क्या होनी चाहिए, तो सितंबर 2022 में वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था कि अगर कोई भी इंसान एक दिन में $2.15 से कम कमाता है तो उसको हम बिलो पावर्टी लाइन रखेंगे। 2017 में ये $1.90 था, बट सितंबर 2022 में लेटेस्ट इसमें अपडेट किया गया था। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर कोई पर्सन एक दिन में $2.15 से कम अर्न कर रहा है तो उसको कहते हैं कि वो पावर्टी लाइन के नीचे है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि भारत में जो पावर्टी लाइन है वो हम अर्निंग के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करते। हमारा पावर्टी लाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर बेस्ड है, नॉट ऑन दी इनकम लेवल्स। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो इस वजह से सारी चीज़ें समझते हुए चलिएगा। भारत में पावर्टी लाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर बेस्ड है, ना कि इनकम लेवल पर, तो ये आप याद रखिएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप कितनी कैलोरी कंज्यूम करने के लिए कितना खर्च कर पा रहे हैं या फिर कितनी कैलोरी आप ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग कमेटी ने बताई हैं जिसको कि अभी हम पढ़ेंगे। ये वाली चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है, द इंसिडेंस ऑफ पावर्टी इज मेजर्ड बाय द पावर्टी रेशियो विच इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेड काउंट रेशियो। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो पावर्टी मेजर करते हैं हम, इसको हम हेड काउंट रेशियो के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो कोई ना कोई उसके साथ यूनिट ज़रूर होती है। तो सेम आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि पावर्टी जो है उसको मेजर करने की यूनिट है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ बिलो पावर्टी लाइन पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन। मान लीजिए कि ये हमने पावर्टी लाइन सेट कर दी कि एक दिन में जो 15 रुपये खर्च नहीं कर पा रहा है उसको हम कहेंगे कि वो बिलो पावर्टी लाइन है। तो यहाँ पे 5 लोग हैं जो कि 15 रुपये से भी कम खर्चा कर पा रहे हैं, तो इसी को जो है हम रखेंगे ऊपर, यानी नंबर ऑफ बिलो पावर्टी लाइन। उसके बाद हम टोटल पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हेड काउंट रेशियो आ जाता है, और ये भी आप याद रख सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा तो ये बेसिक बातें थी, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पावर्टी रिलेटेड कमिटीज़, यानी गरीबी से संबंधित समितियाँ जो बनी थी वो आपको पढ़ना है। और इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो प्री इंडिपेंडेंस और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के पहले पावर्टी लाइन कैसे कैलकुलेट की जाती थी या मेजर की जाती थी, आज़ादी के बाद कौन सी कमेटी बनी, तो ये भी आपको पढ़ना है। ईयर भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा गया है एग्ज़ाम में। सबसे पहले है प्री इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करें आज़ादी के पहले, तो दादा भाई नौरोजी जी ने अपनी बुक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले एक पावर्टी लाइन दी थी। और ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2-3 बार, इसी वजह से क्वेश्चन मैंने अलग से नहीं लिया है क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, बट इसी सेगमेंट से पूछा गया है। यहाँ से आप याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जी ने पहला अटेम्प्ट किया था, पहला प्रयास किया था पावर्टी लाइन देने का, और उन्होंने ये बताया था उस टाइम पर कि 16 से लेके 35 रुपये जो एक दिन में नहीं खर्च कर पा रहे हैं उनको हम बोलेंगे कि वो गरीब हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि 16 to 35 रुपीज़ पर कैपिटा पर ईयर की बात की जा रही है, तो ये बहुत कम है। आज के टाइम में तो 100 रुपये भी बहुत कम है, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे इंडिपेंडेंस के पहले। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है ये 1938 में आता है और इसको जो है बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी और इसके चेयरमैन रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी कब आई थी, तो 1938 में आई थी और इसको बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने और इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो 1938 में आई थी तो इन्होंने ये बात कही थी कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर्सपेक्टिव से तो हम पॉवर्टी को देख रहे हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया जाए, तो इन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट यहाँ पे आया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1948 में आया था, ये ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। आप इतना याद रखिए कि बॉम्बे प्लान जो 1948 में आया, इन्होंने पॉवर्टी लाइन दी थी 75 रुपीज़ पर कैपिटा पर ईयर। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद जो पॉवर्टी से रिलेटेड कमेटी बनी वीएम दांडेकर एंड रथ कमेटी 1971 में, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी जो बनी थी क्योंकि इन्होंने पहला सिस्टमेटिक असेसमेंट दिया था पॉवर्टी इन इंडिया को लेकर के, क्योंकि इसके पहले जो भी आज़ादी के पहले पॉवर्टी लाइन दी जा रही थी तो वो कोई सिस्टमेटिक नहीं था, बस वो अपना एक तरह से सजेशन दे रहे थे कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वीएम दांडेकर एंड एन रथ कमेटी ने 1971 में पहला सिस्टमेटिक असेसमेंट दिया पॉवर्टी का। नेक्स्ट उसके बाद कमेटी आती है अलग कमेटी। इन्होंने पॉवर्टी लाइन को बोला कि 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज अगर कोई कंज्यूम नहीं कर पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे पुअर। और ये क्वेश्चन जो है CHSL 2023 जो अगस्त में हुआ था ना, उसमें आया था और वहाँ पे ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि अलग कमेटी ने कहा था कि 2400 किलो कैलोरी अगर रूरल एरियाज़ में कोई कंज्यूम नहीं कर पा रहा है या फिर 2100 कैलोरीज अगर कोई अर्बन एरियाज़ में कंज्यूम नहीं कर पा रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ये पुअर हैं। और ये डाटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर रूरल एरिया के लिए कैलोरीज ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि उनको फिज़िकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। अर्बन के लिए यहाँ पर कम रखा गया है कैलोरीज क्योंकि उनको थोड़ा उतना फिज़िकल वर्क नहीं करना पड़ता। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। अलग कमेटी 1979 में आई। अभी हमने देखा कि 1938 में जो नेशनल प्लानिंग कमेटी आई थी उसमें ये बात तो हुई थी कि न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन हो, लेकिन न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन पहली बार देने वाले अलग कमेटी थे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद भी बहुत सारी कमेटीज़ आई, जैसे कि लकड़वाला कमेटी 1993 में आई, तेंदुलकर कमेटी 2009 में आई, एंड ये भी CHSL 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछा गया था क्वेश्चन कि तेंदुलकर कमेटी ने जो पॉवर्टी लाइन दी थी उसमें उन्होंने कितने रुपीस खर्च करने की बात कही थी। तो इन्होंने बोला था कि 1000 रुपीज़ अगर कोई अर्बन एरिया में है यानी कि शहरी क्षेत्र में है और 816 रुपये अगर कोई गांव के क्षेत्र में है। अगर ये इतना रुपीस खर्च नहीं कर पा रहे हैं
तो उनको हम रखेंगे गरीब की कैटेगरी में। ये बोला था तेंदुलकर कमेटी ने, 2009 में बनी थी ये कमेटी, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट उसके बाद था रंगराजन कमेटी। ये भी जो है पावर्टी एस्टिमेशन इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने 2014 में एक रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से पावर्टी लाइन होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान पर मंथ 1407 रुपीज़ अर्बन एरियाज़ में एंड 972 रुपीज़ रूरल एरियाज़ में अगर नहीं खर्च कर पा रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ये गरीब है। अभी आपने पढ़ा कि पावर्टी कहते किसे हैं, पावर्टी लाइन क्या होती है, और यहाँ पर यानी इंडिया में पावर्टी एस्टिमेशन कौन करता है, तो नीति आयोग। पावर्टी से रिलेटेड जो भी कमेटीज़ हैं, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने अभी तक आपको जो भी समझाया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इंडिया में अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग 21.9% लोग जो हैं वो बिलो पावर्टी लाइन हैं, यानी BPL हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ पावर्टी। अभी हमने पढ़ा कि गरीबी क्या होती है, अभी आपको पढ़ना है कि गरीबी कितने तरीके की होती है। तो पहला है यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर्टी, दूसरा है रिलेटिव पावर्टी, ये दोनों आपको पढ़ना है। तीसरा होता है ह्यूमन पावर्टी, लेकिन ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ ये वाला नहीं है, तो इसलिए हम केवल और केवल एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पावर्टी ही पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट पावर्टी का मतलब होता है कि जो पूरी तरीके से गरीब है, यानी जिनके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर एंड हाउसिंग, ये अगर किसी के पास नहीं है बहुत टाइम तक, तो उसको हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट पुअर है, यानी कि पूरे तरीके से गरीब है। एब्सोल्यूट पावर्टी जो है, इसको सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था 1990 में कि $1 अ डे, यानी कि एक दिन में अगर कोई $1 भी नहीं कमा पा रहा है तो उसको हम गरीब मानेंगे, और ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1990, 1990 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, अक्टूबर 2015 में इसको जो है वर्ल्ड बैंक ने $1.90 पर सेट कर दिया था। ये तो 2015 की बात हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 2022 के हिसाब से $2.15 जो है इसको सेट कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कि अगर कोई इतना भी एक दिन में नहीं कमा पा रहा है तो वो गरीब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव पावर्टी की, और इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। मान लीजिए आपके क्लास में 3 लोग हैं, A, B, C। आप A हैं, आपके हैं 92% मार्क्स, B के हैं 96% एंड C के हैं 97%। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इंटेलिजेंट हैं या फिर इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो अगर मैं B और C की तुलना में आपको बोलूं कि आप इंटेलिजेंट हुए या फिर कम इंटेलिजेंट हुए, तो आप यहाँ पे कम इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि आपके केवल 92% हैं और B का 96% है और C का 97% है। मुझे पता है कि मार्क्स के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन कम इंटेलिजेंट है, क्योंकि सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, बट सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपसे समझा रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपको ये कहा कि अगर आपके 92% मार्क्स हैं और अगर मैं B और C के रिस्पेक्ट में पूछूं, यानी इनसे तुलना करके ये बताऊं कि आप इंटेलिजेंट हैं या कम इंटेलिजेंट हैं, तो मैं तो यही कहूँगी ना कि आप कम इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आपके मार्क्स B और C से कम हैं। लेकिन यहाँ पे एक केस और ले लीजिए। मान लीजिए आपके क्लास में 2 लोग और हैं, C एंड D। C के जो है 70% मार्क्स हैं और D के जो हैं वो 80% मार्क्स हैं। तो अब अगर मैं पूछूं कि C और D के रिस्पेक्ट में आप इंटेलिजेंट हैं या फिर वो लोग इंटेलिजेंट हैं, तो ये आंसर होगा कि आप इंटेलिजेंट हैं और ये कम इंटेलिजेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं ना रिलेटिव, यानी किसी के रिलेशन में, किसी के कंपैरिजन में बताना कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं। तो सेम इसी तरह पावर्टी को भी मेजर किया जाता है। अगर किसी के रिस्पेक्ट में ये बताया जाए कि कौन गरीब है, कौन कम गरीब है, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव पावर्टी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव that is living standard compared to economic standards of the population living in surroundings। इसका मतलब ये बताना कि आप अपने आसपास के लोगों की तुलना में कितने गरीब हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव पावर्टी। आई होप आपको रिलेटिव पावर्टी समझ में आ गई होगी।
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस या ट्रेन वाले आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसमें भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। तो ठीक वैसा ही है कि किसी की रिस्पेक्ट में बताना, उसको हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। आपसे एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ पुअर, कि गरीब कितने तरीके के होते हैं। अभी हमने ये पढ़ा है कि गरीबी कितने तरीके की होती है, अभी हम पढ़ेंगे कि गरीब कितने तरीके के होते हैं। लास्ट है यहाँ पर टाइप्स ऑफ पुअर, यानी गरीब कितने तरीके के होते हैं। तो पहले तो होते हैं क्रॉनिक पुअर, दूसरे होते हैं चर्निंग पुअर एंड तीसरे होते हैं ट्रांजिएंट पुअर। टाइप्स ऑफ पुअर से एक क्वेश्चन पूछा है शायद, तो उसको मैं अपने कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पुअर जो है 3 तरीके के हो सकते हैं, क्रॉनिक पुअर, चर्निंग पुअर एंड ट्रांजिएंट पुअर। अब यहाँ पे आपको सीखना है कि क्रॉनिक पुअर कौन है, चर्निंग पुअर कौन है और ट्रांजिएंट पुअर कौन है। क्रॉनिक पुअर का मतलब होता है जो हमेशा ही गरीब रहे, जैसे हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी सुनी थी ना, सेम ऐसे ही क्रॉनिक पुअर का मतलब होता है कि वो लोग जो हमेशा ही गरीबी में जीते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये क्रॉनिक पुअर है। People who are leading constant lives of poverty and who are normally poor but may have a small amount of money with them, for example casual workers, are classified collectively as the chronic poor। क्रॉनिक पुअर का सिंपल सा मतलब है जो कि हमेशा से ही गरीबी में जीवन बिताते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे दिहाड़ी मजदूर वगैरह कुछ रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनकी लाइफ भी ऐसे ही गरीबी में चलती है। फिर उनके आगे वाली जनरेशन यानी उनके जो बेटे होते हैं वो भी वही काम करते हैं, तो वो भी गरीबी में जीते हैं, यानी वो बहुत लंबे समय तक जो है गरीब रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्रॉनिक पुअर। नेक्स्ट यहाँ पे है चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर वो लोग होते हैं ना जो कभी कभी पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं और कभी कभी पावर्टी लाइन के ऊपर चले जाते हैं, यानी कभी वो यहाँ होंगे और कभी वो यहाँ होंगे, तो उनको हम बोलते हैं चर्निंग पुअर, क्योंकि ये हमेशा गरीब नहीं होते, कभी कभी इनके पास पैसा आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जो लोग दिवाली के टाइम पे दिया बेचते हैं या फिर होली के टाइम पे कलर्स बेचना या फिर कोई भी ऐसे सीजनल वर्कर्स जो होते हैं ना, उनको हम चर्निंग पुअर की कैटेगरी में रखते हैं। छोटे किसान जो होते हैं उनको भी हम चर्निंग पुअर की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि अगर इनकी फसल अच्छी हुई तो इनके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए ये गरीब नहीं रहते, लेकिन जैसे ही खाली टाइम रहता है उस टाइम पे ये गरीब हो जाते हैं, या फिर अगर इनकी फसल ख़राब हो गई तो ये गरीब हो जाते हैं। तो सिंपल सा याद रखना है कि चर्निंग पुअर वो लोग होते हैं जो कि बाहर और अंदर होते रहते हैं, पावर्टी लाइन के ऊपर या नीचे होते रहते हैं, उनको हम कहते हैं चर्निंग पुअर। ट्रांजिएंट पुअर का मतलब होता है ऐसे गरीब जो कि कभी बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से आज वो गरीब हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्रांजिएंट पुअर। मान लीजिए किसी की कंपनी है और वो पर मंथ 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनकी आगे आने वाली जनरेशन जो है यानी उनके बेटे, वो लोग किसी गलत हैबिट में पड़ गए या फिर वो लोग उस कंपनी को संभाल नहीं पाए और बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की ये सोच के कि उनके पापा के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हो गया किसी को फैमिली में या कुछ भी, तो वो लोग जो है जब गरीब हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं ट्रांजिएंट पुअर। द पुअर हु आर वेल ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे बी सब्जेक्ट टू बैड लक और डिफ़िकल्ट टाइम्स। सिंपल लैंग्वेज में आप इतना याद रखिएगा कि ट्रांजिएंट पुअर का मतलब वो होता है जो एक टाइम पे बहुत अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आज उनके पास कोई चीज़ नहीं है, यानी आज वो गरीब हैं, तो उनको हम कहेंगे ट्रांजिएंट पुअर। यहाँ पर आपकी क्लास एंड होती है। यही मुझे आपको पढ़ाना था कि पावर्टी क्या होता है, पावर्टी लाइन क्या होता है और उससे रिलेटेड कमिटीज़, टाइप्स ऑफ पावर्टी एंड टाइप्स ऑफ पुअर। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है और ये ऐसा टॉपिक है कि बस आप एक बार पढ़ेंगे तो दोबारा आपको रिवाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे इससे 3-4 क्वेश्चन ही आए हैं। मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस इसीलिए बना रही हूँ ताकि कोई भी टॉपिक छोटा या बड़ा हो वो सारा यहाँ पे लगभग कवर हो जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा दिक्कत ना हो कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी। जहाँ तक रही क्वेश्चन की बात, तो इसमें PYQs मैंने लिया नहीं है, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वो मैंने आपको बता दिया, कमेटी से रिलेटेड आया था। नेक्स्ट क्लास होगी 5 ईयर प्लान्स पर, यानी 5 वर्षीय योजना पर, और इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे इतने क्वेश्चन आ रखे हैं कि अगर मैं सारे क्वेश्चंस लूँगी ना तो 50+ जाएगा, लेकिन देखते हैं कितने क्वेश्चन लूँगी। बट 5 ईयर प्लान्स पे वीडियो आएगी तो उसको आपको ज़रूर देखना है। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।